एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख भी उठा के देखा है, तो मैं आज तो कह रही हूँ मेरे पिता सहित ये सब बोलने के लिए आप मुझको भी फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। मैंने तो होम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। कोई भी ऐसा काम ये खुद स्वयं ना करें और बाद में हम पे जाके नाम लगा दें। अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो न्यायालय सही है, अगर आपके पक्ष में कुछ हो रहा है तो एजेंसी सही है, और अगर आपके पक्ष में वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप कह देंगे न्यायालय बिक गया। आप जानबूझ के गए इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने क्योंकि आपको पता था कि आपके तथ्यों में दम नहीं है। 8 साल से एक निर्दोष आदमी जेल में बंद है क्योंकि इन्होंने एक बार बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मीडिया ने मान लिया। कि हम भी सामाजिक लोग हैं, हम लोग भी 4 जगह निकलते हैं, हम भी 2 बेटियां हैं, और आप हमें जब गालियां देते हैं, हमें जब गंदे नामों से बुलाते हैं तो हमको बुरा लगता है, तो हमें अपना भी पक्ष रखने की ज़रूरत। सन 2000 में इनके चाचा मेरे चाचा के ऊपर जान का हमला करके वहाँ से फरार हो गए थे। वो खुद भी जेल में है। खुद भी जेल में है, इसी मुकदमे में सज़ा काट रहे हैं। ये लोग हमेशा से पॉलिटिकली एक्टिव रहे, इनकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत पहले से रही हैं और वो मेरे पिता को फंसाने के बाद पूरी भी हुई। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनका वहाँ पर प्रचार कराया। कंप्लेनेंट उनकी माता श्री सब प्रियंका गांधी जी के साथ उन्होंने घूम घूम के वहाँ पे प्रचार किया है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। एक ऐसा मामला जो पिछले कई दिनों से मीडिया में सुर्खियों में है, एक ऐसा मामला जिसमें दोनों तरफ अपनी अपनी बात रखने की जो एक कवायद है वो पिछले कई दिनों से चल रही है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव केस की। वो उन्नाव केस जो मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन उसकी कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो अब तक नहीं सुलझी हैं, तब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले की पूरी गुत्थी, इस मामले का वो पक्ष जो कि अब एक बेटी एक लड़ाई के रूप में लेकर आप सबके सामने, हम सब के सामने रखने की कोशिश कर रही है। हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या सेंगर की, जो कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या, 8 साल का लंबा सफ़र। मैं चाहूँगी कि आप जो निर्दोष होने वाली बात अपने पिता के लिए कहती रही हैं, सबसे पहले तो वो पक्ष रखें। मैम देखिए, हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। आज तक हमें नहीं लगा था कि हमें मीडिया में इस तरह बोलने की, अपनी बात रखने की ज़रूरत पड़ेगी, पर जब हमने देखा कि एक पक्ष इतना हावी हो चुका है अपने झूठों के साथ कि सिर्फ उनकी बातों को सच मान लिया गया है पूरे देश द्वारा, तो हमें लगा कि हमें भी अपनी बात आपके बीच में रखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगी कि अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख भी उठा के देखा है, तो मैं आज तो कह रही हूँ मेरे पिता सहित ये सब बोलने के लिए आप मुझको भी फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन आप मेरे केस में दिए गए जो सबूत हैं हमारे पास, उनको तो पहचानिए। इन्होंने ना कि सिर्फ समय 3 बार बदला है, मतलब आप पहले तो आप पूछेंगे कि अगर इतनी इनकन्सिस्टेंसीज थी तो आप ट्रायल कोर्ट से सज़ा लेके कैसे आए। आपको मैं बता दूं कि मैंने भी वकालत की पढ़ाई की हुई है। उसमें पॉक्सो का जो कानून होता है, उसमें लड़की के महज बयान पे भी आपको सज़ा कर दी जाती है, लेकिन वो तब अगर लड़की का बयान स्टर्लिंग क्वालिटी का हो। इस केस में इनका बयान स्टर्लिंग क्वालिटी से बहुत कोसों दूर है, क्योंकि उन्होंने हर पल अपने बयानों को बदला है। पहले इन्होंने बोला कि ये घटना दोपहर के 2 बजे हुई, फिर जब इन्होंने देख लिया, मैंने ये प्रिंट करके रखा है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। फिर ये फ़ोटो जब पूरे मीडिया में चलने लगी, इन्वेस्टिगेशन हुई कि मेरे पिता मेरी माता श्री के साथ एक गंगाधर इस कार्यक्रम में है, तो इन्होंने फिर समय बदला, इन्होंने समय 6 बजे कर दिया। फाइनली जब इन्होंने FIR लिखाई तब उन्होंने उसमें समय 8 से 8:30 कर दिया। उस वक्त की भी मेरे पिता की CDR लोकेशन CBI ने निकाली। CBI द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। देखिए, किसी ने कोई गुनाह किया होता है तब वो सबूत इकट्ठा करता है। हमें तो पता ही नहीं था कि इतने महीने बाद जाके हम पे ऐसा इल्ज़ाम ये लगाएंगी। तो जब इस मामले की जांच हुई तो ये जो सारे सबूत हमारे पास हैं, ये हमें CBI ने ही जब चार्जशीट दाखिल की तभी हमारे पास भी आए। तभी हमें पता लगा कि अच्छा, हमारी CDR लोकेशंस ये हैं। हमने तो उन्हें बताया था, लेकिन हमारी हर चीज़ CBI द्वारा, हमारे सारे डॉक्यूमेंट CBI द्वारा हमें दिए गए हैं वाया कोर्ट। इनकी मेजर इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं इनके सारे बयानों में। एम्स की रिपोर्ट है कि ये 18 साल के ऊपर है। ये स्वयं फ़ोन पे बात कर रही थी
उस टाइम जिस टाइम की इन्होंने फाइनली जो घटना बताई है उस टाइम पे भी ये फ़ोन पे बात कर रही हैं। ऐसा होते हुए आप कैसे क्लेम कर सकती हैं कि ऐसी घटना आपके साथ हुई थी? और उसके बाद आप अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो न्यायालय सही है, अगर आपके पक्ष में कुछ हो रहा है तो एजेंसी सही है, और अगर आपके पक्ष में वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप कह देंगे न्यायालय बिक गया। मतलब ये कितनी गंदी बात है कि आप खुले आम जजेस के बारे में इस तरह बात कर रही हैं। आपके पास पूरा के पूरा एक लीगल रिकोर्स था, आपको बेल के खिलाफ जाना था, आप अपने वकील को लेते, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आप याचिका दायर करते, आपकी याचिका तो भी उसी तरह सुनी जाती जैसे आज सुनी गई है, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं अपनाया। आप जानबूझ के गए इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने, क्योंकि आपको पता था कि आपके तथ्यों में दम नहीं है, आपके तथ्यों में दम नहीं है। जो आप हर तारीख के पहले ये प्रदर्शन करती हैं उसमें आप अपना दमखम दिखाना चाहती हैं कि मीडिया ट्रायल हो। ऐश्वर्या, आप अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, आप कह रही हैं कि वो निर्दोष हैं, ठीक है। जो पीड़िता कहती है या जो वो लड़की कहती है कि उसके पिता की हत्या हुई, उसके परिवार के लोगों की हत्या हुई, वो ट्रक जिसकी खूब बात होती है कि उस पर नंबर नहीं लिखा था, तो कुछ तो हुआ था उस वक्त, तो उसका दोषी कौन? मैं बहुत खुश हूँ मैम कि आपने मुझसे खुद से ये सवाल किया है। मैं कुछ बातें तो बहुत क्लियर कर देना चाह रही हूँ। मैं उस दिन जो स्टार्टिंग में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने डिबेट की थी कि 11 बार ट्रक ने उनकी गाड़ी को मारा। मैं पूछना चाहती हूँ 11 बार कैसे कोई ट्रक किसी गाड़ी को मारती है? मैं डिस्चार्ज रिपोर्ट है, मैं आपको यहाँ पे दूंगी। जिस एक्सीडेंट केस की बात हो रही है उसकी जांच सीबीआई ने, आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट टीम बनाई गई क्योंकि इतना मीडिया प्रेशर था, सीएसएफएल की फॉरेंसिक टीम बनाई गई और सबने जांच की और पाया कि वो महज एक एक्सीडेंट था। मेरे पिता उस केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि उस केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं, फॉरेंसिक टीम की जांच हो चुकी। उस वक्त मेरे परिवार को इतना परेशान किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, क्योंकि पूरे देश में चला दिया गया कि इन्होंने एक्सीडेंट करा दिया गया। आदमी एक बार खुद के मन से तो सोचे, अगर किसी ने हम पे इतने बुरे जघन्य अपराध का वो लगाया है तो हम कैसे लोग होंगे अगर कि हम जाके ऐसा करा रहे। हम मूर्ख तो है नहीं। फंसेंगे। आपके साथ आज कुछ भी होता, मैंने तो होम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ किस तरह से मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं और आई एम श्योर शी इज़ प्लानिंग समथिंग। तो मैंने इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सुरक्षा में तो ऑलरेडी हैं और इनको सुरक्षा दी जाए, इनको पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए, लेकिन इनको ऐसे इल्ज़ाम ना लगाने दिया जाए। महज इल्ज़ाम लगाने से इन्होंने 8 साल से एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। 8 साल से एक निर्दोष आदमी जेल में बंद है क्योंकि इन्होंने एक बार बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मीडिया ने मान लिया। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम उस वक्त मीडिया में उतर के नहीं आए। हमने सोचा कि हमारे तथ्य मजबूत हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों तक ये सब पहुंचाने की, लेकिन आज हमें ज़रूरत लगी कि शायद हमें भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी सामाजिक लोग हैं, हम लोग भी 4 जगह निकलते हैं, हम भी 2 बेटियां हैं, और आप हमें जब गालियां देते हैं, हमें जब गंदे नामों से बुलाते हैं तो हमको बुरा लगता है, तो हमें अपना भी पक्ष रखने की ज़रूर। आपकी छोटी बहन ने कुछ लिखा कि अब मेरा भरोसा कम हो रहा है, अब डर लग रहा है, कुछ इस तरीके का। क्या वाकई में ऐश्वर्या को, उनकी बहन को ऐसा लगता है कि न्यायालय पर भरोसा कम होता दिख रहा है? मैम, हमें न्यायालय पे शुरुआत से भरोसा है। जब हम हारे थे तो भी हमें भरोसा था। मीडिया ट्रायल के चलते जब हम हारे थे 2019 में, क्योंकि सबूत तब भी हमारे पास थे, तो भी हमें भरोसा था। हमारी 8 साल की लंबी लड़ाई जब रही, ये लोग जानबूझ के डिले कराते रहे चीज़ों को, तो भी हमने भरोसा बरकरार रखा। और आज भी हमको भरोसा है कि इतने सबूत होने के बावजूद इस केस में हम हार नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। जब तक ये हम और आप रहें ना रहें, ये कागज़ रहेंगे। दुनिया एक दिन ज़रूर जानेगी कि कुलदीप सेंगर उस मामले में निर्दोष हैं, निर्दोष थे। लेकिन मैं आपसे बस यही अपील करना, 8 साल बीत गए हैं, लंबा वक्त है। अगर कल को आप जान भी जाते हैं, आप हमारे 2-3 साल और वेस्ट करते हैं, 10 साल और वेस्ट करते हैं, मेरे पिता की उम्र हो गई है, आप इस तरह का वो करते हैं, बाद में आप जान के क्या करेंगे? ये जर्नलिस्ट किसी को जवाब देंगे? ये मीडिया किसी को जवाब देगी? एक बेटी पे क्या गुजर रही है पिछले 8 सालों से, किसी ने नहीं सोचा कि उनकी भी 2 बेटियां हैं। जब मैं ऐसा न्यूज़ पे अपने चलाता हूँ तो उनकी बेटियों को लोग क्या कहते होंगे?
सोशल पर तो बहुत सारे कमेंट आप सोशल पर, डीएम पर मैंने काफ़ी कम कर दिया था इस्तेमाल करना, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें लिखना भी पड़ता है, क्योंकि आज जब सब हो गया है तो शायद आप मुझसे बात करना चाहती हैं, लेकिन वरना तो सब उन्हीं से बात करना चाहते हैं, सबको एक पक्ष। क्योंकि देखिए, मैं इसमें मीडिया के भी दोष उतना नहीं दूंगी, क्योंकि अगर ये कहानी जो बनाई गई है और सुनाई गई है। नहीं, एक बात आपने शुरुआत में ही कही कि पॉक्सो एक ऐसा एक्ट ही है कि अगर उसमें किसी ने अपना केस रजिस्टर किया तो बिना किसी पूछताछ के सबसे पहले गिरफ्तारी हो जाती है। तो जब एक लोक सेवक, कोर्ट भी इसको कोर्ट करती है कि लोक सेवक हैं, सीबीआई ने भी इसे कोर्ट किया कि वो लोक सेवक हैं, तो आप पॉक्सो में किस तरीके से ऐसे कर रहे हैं। आप जो बार बार कह रही हैं कि नहीं प्लानिंग के तहत हो रहा है, या एसआईटी ने तो उन्हें क्लीन चिट दे दी, मामला सीबीआई के पास आया, तब पेंच कैसे फंसा? जब मैं बताती हूँ पेंच कैसे फंसा इस मुकदमे में, मीडिया से। अगर इन्होंने ये जो स्टेज्ड पूरा वहाँ पे मुझे आज भी डेट याद है, 8 अप्रैल 2018 को, अगर इन्होंने ये स्टेज जो वहाँ पे मीडिया में हंगामा क्रिएट किया था, उतना हंगामा क्रिएट किया, संस्थाओं पे प्रेशर बनाया, जिसके चलते हम पे चार्जशीट लगाई गई। मैं खुला वो करती हूँ, क्या सबूत है? जिस पे से बयान पे ही तो आपने चार्जशीट लगा दी। सीबीआई ने इनकी बोन ऑसिफिकेशन की रिपोर्ट कराई है ना, 3-4 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ आई, उसके बाद एक टीम गठित हुई जिसने बोन ऑसिफिकेशन किया, जिसमें ये बड़ी आई, तो भी आपने पॉक्सो में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। आपने जांच के वक्त ही पा लिया था कि जो एज सर्टिफिकेट के लिए टीसी इन्होंने इस्तेमाल की है वो फोर्ज्ड है, लेकिन आपने नहीं मुकदमा लिखाया उसमें, सीबीआई ने नहीं लिखाया उसमें मुकदमा। सीबीआई मानती है कि वो नकली है, तो आपने क्यों नहीं सामने पक्ष पे? क्योंकि आप प्रेशर में थे। तो ये प्रेशर बनाते बनाते कि एक आदमी गलत है, इस चीज़ का नैरेटिव बनाते बनाते हम कहाँ तक इस मुकदमे को ले जाएंगे? 8 साल हो गए मैम, 8 साल। सबूत देखे जाएं, और एक पक्ष की कहानी ऐसी दर्दनाक जो झूठी कहानी बनाई गई है वो सुना के वो किसी को वो ना किया जाए। तथ्य सबके सामने हैं, अगर सामने वाले के पास तथ्य है तो वो अपने तथ्य दे दे, लेकिन उनके पास बातों के सिवा और कुछ नहीं है। एक बात जो आपने शायद सभी जगह नहीं कही होगी, इसके अंदर की कहानी जो कि आपसी रंजिश कह लीजिए या वर्चस्व की लड़ाई कह लीजिए, ये वहाँ से शुरू होती है। मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि ये मामला कुलदीप सिंह सेंगर जब इस बात को कहते रहे कि नहीं नहीं ये परिवार का मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरीके की बातें भी उन्होंने कई बार कही थी इस पूरे मामले में। ये आपसी रंजिश शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि ये जो 18 में 19 में चीज़ें दिखाई गई, दरअसल ये पुराना बैकग्राउंड तो मैं चाहूँगी कि वो भी आप। बिल्कुल, इनकी परिवार की हमारे से दुश्मनी सन 2000 से है। प्रधानी का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव ही मेन रंजिश का मुद्दा है इनका। इनके चाचा हमेशा से प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। सन 2000 में इनके चाचा मेरे चाचा के ऊपर जान का हमला करके वहाँ से फरार हो गए थे। वो खुद भी जेल में है। वो खुद भी जेल में है, इसी मुकदमे में सज़ा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी वजह से वो जेल में अभी बंद है। वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जेल में बंद है। ये कोई भी कहानियाँ सुना ले, 17 मुकदमे हैं उन पे, वो हिस्ट्री शीटर आदमी है। 2000 में ये मेरे चाचा के ऊपर गोली चलाते हैं और फरार हो जाते हैं। 2016 में ये लौट के आते हैं, फिर प्रधानी चुनाव के वक्त अपने सहमति पत्र छपवाते हैं कि मुझको वोट दो, ये करो वो करो। 2016 में फिर हमारे घर की सदस्य प्रधान बनती हैं वहाँ से। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन इनके अंदर हमारे प्रति थी ही, ये एक नफ़रत की, एक चिढ़ की भावना हमारे प्रति थी ही। उसके बाद जब 17 में इनकी ये जो कंप्लेनेंट है हमारी, वो एक मुकदमा दायर करती हैं कि शशि सिंह और उनकी बेटी निधि सिंह ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, नौकरी का झांसा दिया, और उसके बाद 3 लड़कों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया। पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ, उस मुकदमे में हमारा कहीं कोई नाम नहीं है। ये जो अब नई कहानियाँ बनाई जा रही हैं, उन्नाव गैंग रेप केस, हम पे कोई ऐसा मुकदमा नहीं चल रहा है। नाम दिया। उसके बाद गांव में एक पंचायत होती है, उस पंचायत में इनके चाचा
ऐसा प्रपोजल रखते हैं कि उसमें से एक लड़का था शुभम सिंह, जो इनके ही उम्र का था, सेम जात का था। तो इन्होंने कहा कि उनसे शादी करा दें, इनकी कंप्लेनेंट की। जो शुभम सिंह की मदर थी उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने शुभम सिंह के पूरे घर के खिलाफ रेप का मुकदमा दायर कर दिया। मेरे पिता ने उस पंचायत में सिर्फ इतना आग्रह किया, इस बात के लिए आवाज़ उठाई कि लड़कियों का कोई दोष नहीं है, महिला, उनकी माँ, उनकी बेटी का कोई दोष नहीं है, उनका नाम रेप के मुकदमे में नहीं लिखा जाना चाहिए। उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उसमें माँ और बेटी का नाम नहीं था। यही इनके लिए एक वो नेल इन द कॉफिन जैसे कहते हैं कि अब इनको हमसे बदला लेना ही लेना था। तो 1 अगस्त को इसमें चार्जशीट दाखिल होती है इस मामले में। 17 अगस्त को ये पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखती हैं कि मेरे साथ, पूरी घटना लिखती हैं 11 तारीख की कि मुझे नौकरी का झांसा देके बुलाया। फिर 4 तारीख को लिखते हैं मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने भी 4 जून को ऐसा ऐसा काम किया और शशि सिंह ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। अरे शशि सिंह ने आपको बुलाया था अगर 4 जून को, तो 11 जून को फिर शशि सिंह ने आपको बुलाया और आप फिर चले जाते हो। ये कहीं से बात बैठती है किसी के मन में? नौकरी का झांसा देके दोबारा। और इस पत्र में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, यही वो पत्र है जिसमें इन्होंने समय 2 बजे का लिखा हुआ है। यानी एफआईआर जब शुरुआत में लिखी गई तो उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं था, नहीं, और जो सीएम को चिट्ठी लिखी गई है उसमें उन्होंने नाम लिखा है। 2.5 महीने बाद जब सीएम को चिट्ठी लिखी जाती है, तब उस इंसिडेंट के पहले भी, कि ये घटना उससे भी पहले हुई थी। अरे अगर ये घटना उससे पहले हुई थी तो 21 तारीख को आपने पुलिस को बयान दिया, उस दिन क्यों नहीं बताया? 22 तारीख को आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराते हो, वहां तो आप नहीं डरे थे, वहां क्यों नहीं बताया? तो बहुत सारे लकूनेस हैं इस केस। और उसके बाद समय क्यों इतनी बार बदला? एक उन्होंने 173(8) के बीच में एप्लीकेशन डाली थी कि हर सैटरडे संडे बुलाते थे। फिर टेस्टिमनी में बोला कि नहीं नहीं, मैंने तो पहली बार और आखिरी बार 4 तारीख को ही देखा। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आप बोलना, आप अपने मन से कहानी बना के, आपको जब जो लगता है कि अब ये सूट करेगी, अरे ये सुन के लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि कितना बुरा आदमी था, आप वैसी कहानी सुना देते हो। इनसे मांगा जाए ना कि आप जो बातें कह रही हो उसका प्रूफ दिखाइए। जो ये पूरी गुत्थी है जिसे आप सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, अपने पिता को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कल भी सीबीआई की तरफ से जो पक्ष रखा गया सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कि अगर लोक सेवक हैं और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। नो डाउट, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके पक्ष में जाती दिख रही हैं। आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद भी कुछ बातें जो हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, शायद इसलिए आपने मीडिया का माध्यम चुना कि भाई हम भी अपनी बात रखेंगे। इसमें आप और अभी क्या चाहती हैं? जांच एजेंसी से, मुख्यमंत्री से, अब तो चूंकि मामला सीबीआई के हिस्से आ चुका है तो अब केंद्र की एजेंसी से, आप क्या चाहती हैं? मैं इन सारे लोगों से सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ, किसी के दबाव में कोई भी जांच ना हो, किसी के दबाव में कोई भी फैसला ना हो। जो भी सच है, जिसके तथ्य मजबूत हैं, जिसके हक में तथ्य हैं, उस चीज़ पे फैसला सुनाया जाए। हमें अभी सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है, 1 महीने में हम फिर से जाएंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे। और जिस क्वेश्चन पे स्टे लगा है वो एक लीगल प्रिंसिपल है, उसके ऊपर वहाँ पे चर्चा हुई, जिसकी वजह से उस पर स्टे लगा है, और हम वो लीगल प्रिंसिपल पे भी अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। बाकी हमारे केस के तथ्य मजबूत हैं, हमें पूरा पूरा भरोसा है कि एक दिन जीत, इस पापा बाहर आएंगे, जीत हमारी होगी। लेकिन मैं आग्रह सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि 8 साल बहुत लंबा समय होता है, और किसी निर्दोष इंसान को 8 साल, जो अपराध उसने किया नहीं, उसके लिए जेल में रखना बहुत खराब है। इसकी बहुत बड़ी दंड होनी चाहिए। पापा से जब बात होती है, जब आपकी मुलाकात होती है, तो उन्हें या वो आपसे क्या कहते हैं? दोनों बाप बेटी एक दूसरे को हिम्मत देते हैं कि हम सच्चे हैं, हम सही हैं, भगवान अंत में हमारा ही साथ देगा। बहुत बात तो नहीं हो पाती, 8 साल से दूर हैं। बीच में एक बार शादी में जब मेरा वो था तब आए थे। 8 साल से हम ऐसे थे कि हम रोज़ बात करते थे, मैं और मेरे पिता। तो
हिम्मत देती हूँ, मैं उनकी हिम्मत हूँ, वो मेरी हिम्मत है और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये चीज़ जीतेंगे। और अगर हो सकता है आपका ये पापा पढ़ें तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिएगा पापा। मैं जानती हूँ कि इस वक्त लोग गलत समझते हैं, लेकिन लोगों के तक भी जब अपनी बात पहुँचेगी तो वो मानेंगे और वो जानेंगे कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है। और आप मेरे लिए तो बेस्ट हैं ही, एंड आई एम श्योर जब दुनिया तक ये सच पहुँचेगा तो वो भी मानेंगे कि जो बातें उन्होंने बोली, जो बातें ये हुई, वो सब गलत हुई। आप खुद भी एक लॉयर हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं। उनकी बेल पर भी लगातार बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं कि कुछ तो मामला है इसलिए शायद बेल भी नहीं मिल रही है। एक बार शायद आपकी शादी के दौरान ही उन्हें एक बार बेल मिली थी, उसके बाद से उन्हें बेल नहीं मिली। वो पेंच कैसे फंस रहा है, वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम जो देखिए जो मिली थी वो इंटरिम बेल थी। ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। रेगुलर बेल पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स अब जाके कंप्लीट हुए थे, जिसके बाद ये 2.5 महीने बाद ये फैसला आया था। ये दूसरा पक्ष हमारे रेगुलर बेल के आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं कंप्लीट होने देता था, हर बार कुछ ना कुछ लगा पेंच फंसा देता था उसमें। तो इस बार कंप्लीट हुए और हमने हाई कोर्ट के सामने सिर्फ एक तथ्य नहीं रखा है, वो 53 पेज का ऑर्डर है। वो ऑर्डर अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसमें हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स रिकॉर्डेड हैं। जो मैं सारी बातें कह रही हूँ मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, जो मैं उम्र के बारे में, समय के बारे में ये सारी बातें कह रही हूँ, वो सब उसमें रिकॉर्डेड है। तो दीज आर ऑल लीगली रिकॉर्डिंग थिंग्स। ये इसमें आप जब भी ऑर्डर पढ़ेंगे आप सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन देखते हैं, क्योंकि 389 की स्टेज पे वो हर मेरिट पे कमेंट नहीं होता है लीगली। मैं मतलब आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने एक लीगल प्रिंसिपल पे कमेंट किया, उन्होंने सारे पैरामीटर्स देखे हैं, केस उनके सामने पूरा था। हमने हर मुद्दे पे आर्ग्यूमेंट उनके सामने किया है कि ऐसी ऐसी चीज़ है, जिसके बाद आई एम श्योर बेंच को ने देखा होगा कि सबूत मजबूत है और हमें ज़मानत, हमारा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किया जाना चाहिए। एंड आई एम श्योर जब हाई कोर्ट के सामने हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाएंगे और ये सारी बातें बताएंगे कि इतना समय हो गया और ये हमारे तथ्य हैं जिन्हें अनदेखा किया जा रहा है, तो वहाँ से भी हमें रिलीफ मिलेगी। 1 महीने का वक्त है आपके पास। अभी जिस तरीके की तैयारी से आप लोग गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है, उस 1 महीने में किस तरह की तैयारी आप देखती हैं अपने पक्ष की और दूसरे पक्ष की भी? क्योंकि दूसरे पक्ष में, जैसा कि आप कई बार कहती भी रही हैं, कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी हैं। और हमने ये भी देखा है कि जिस दिन भी सुनवाई का दिन होता है, वो, हालांकि ये शुरुआत भी हुई थी जब उन्होंने खुद आत्मदाह करने की कोशिश की थी सीएम ऑफिस के बाहर, तभी ये मामला हाईलाइट भी हुआ। तो ये कैसे देखती हैं आप? और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है किसी पार्टी का या किसी साहब, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग शायद किसी पार्टी से चुनाव भी लड़े, मैं चाहूँगी वो हिस्सा भी आप ज़रूर रखें। ये लोग, मैंने आपको बताया, ये लोग हमेशा से पॉलिटिकली एक्टिव रहे। इनकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत पहले से रही हैं और वो मेरे पिता को फंसाने के बाद पूरी भी हुई। 2022 से इनकी माता श्री एक पर्टिकुलर नेशनल पार्टी से, उन्नाव सदर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। महज आप पार्टी का नाम लीजिए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनका वहाँ पे प्रचार कराया। कंप्लेनेंट उनकी माता श्री सब प्रियंका गांधी जी के साथ उन्होंने घूम घूम के वहाँ पे प्रचार किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वयं अपने पेज से वो फ़ोटोज़ डाली हुई हैं, तो ये कोई हम अलग से फ़ोटोज़ नहीं चल रही है, वो उनके पेज में आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग तो हैं ही, साथ ही साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ही। तो ये जो खुद को कमज़ोर और उस तरह का बताने की, ये जो दिखाने का, पोर्ट्रेयल करने की जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं अगर लोग सच जानेंगे तो नाकाम होगी। और मैं खास करके आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपके केस में दम है तो आपके पास थी ना वो चीज़, हाई कोर्ट के फैसले के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते, आप करते वहाँ अपील। आप डायरेक्ट इंडिया गेट क्यों चले गए? कुछ तो बात है कि आपने सुप्रीम कोर्ट अपने वकील से मिलने से पहले, हम केस आ रहे थे तो हम इंडिया गेट नहीं गए थे मैम, हम अपने वकील के पास गए थे कि सर क्या गलती रह गई हमसे कि हम क्यों हार गए। हम नहीं गए थे इंडिया गेट पे धरना देने। क्या धरना कोई भी दे सकता है मैम, हमारे साथ पूरा उन्नाव खड़ा है, लेकिन हमने ये ऐसा क्या था जो आप इंडिया गेट गए धरना देने? आप जाते अपने वकील के पास, आपके तथ्य मजबूत है, आप वही बात सुप्रीम कोर्ट में रखते। तो ये धरना देना, इस तरह का प्रेशर बनाना, एनजीओज़ को बुलाना, महिलाओं को बुलाना, ये कहाँ तक सही है? कि एक प्रेशर क्रिएट करना जुडिशरी पे, कहाँ तक सही है? वो प्रेशर हो ना हो, मैं उस पर नहीं टिप्पणी कर रही हूँ, लेकिन आप क्रिएट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है।
आपकी अगले 1 महीने की तैयारी? हम आज से ही तैयार हैं, हमारी डेट अगले 1 महीने की है। हम कोशिश करेंगे कि हम जितने लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ, हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। बाकी लीगली हम बहुत स्ट्रांग हैं, सारे सबूत हमारे पक्ष में हैं, लॉ हमारे पक्ष में है। एंड अगर हमारी निष्पक्ष सुनवाई हुई तो आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट से हम एक पॉजिटिव ऑर्डर लेके आएंगे। उन्नाव के लोग तो मेरे परिवार जैसे हैं, वो सब मुझे अपनी बेटी मानते हैं, वो वहाँ के लोग सब सच्चाई जानते हैं, तो उनसे मुझे कुछ आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, शायद उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हम लोग अभी तक सेफ़ हैं कि वो लोग हमारे साथ खड़े हैं, वरना इन्होंने जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी शायद हम सेफ़ भी नहीं होते, आज हम आपके सामने बैठे नहीं हो पाते। लेकिन उन्नाव के हर इंसान का आशीर्वाद हमसे जुड़ा हुआ है, मेरे पिता के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी सारी संवेदनाएं, सारी इमोशंस सब मेरे पिता से जुड़े हुए हैं। मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है, उनके लिए उन्नाव उनका परिवार रहा है। देश के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी इसी देश की बेटी हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। मेरी बात आप सुनिए, समझिए, और अगर आपको सही ना लगे तो आप बेशक दूसरी तरफ का साथ दीजिए, लेकिन एक बार मेरी बात ज़रूर सुनिएगा, मेरे तथ्य ज़रूर देखिएगा। मैं निरंतर एक्स पे लिख रही हूँ, मैंने अपने सारे सबूत अलग अलग लोगों ने वहाँ पे डाल रखे हैं, मैंने उनको शेयर भी किए, मैं अपनी बात भी वहाँ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं देश के लोगों से बस यही है कि निष्पक्ष होके जो आपके मन में एक नैरेटिव बना दिया है दूसरे लोगों ने, उसको साइड में रख के एक बार जांच पड़ताल करिए कि क्या जो आप बातें आपको पता है वो सही भी हैं कि नहीं। गृह मंत्री जी को आपने चिट्ठी लिखी है, क्या अपील की है उनसे, क्या रिक्वेस्ट की है, क्या उनसे मिलने का समय भी मांगा है? नहीं, हमने मिलने का कोई समय नहीं मांगा है, मैं एकदम ऑनेस्ट रहूँगी, और मुझे पता है हमें मिलने का समय मिलेगा भी नहीं, और मिलने का समय हमें किसी बड़े लोगों से नहीं मिलेगा। हम इनके जैसे बड़े लोग नहीं हैं कि एक फ़ोन घुमाएं और राहुल गांधी जी हमसे मिल लें। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि हम थक गए हैं, हम 2 बेटियां हैं, माँ हैं, 8 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सच सुना जाए, और हमने इस चिट्ठी में भी इन्हीं के लिए आग्रह किया है कि इनको प्रॉपर सिक्योरिटी देखी जाए कि कोई भी ऐसा काम ये खुद स्वयं ना करें और बाद में हम पे जाके नाम लगा दें कि इन्होंने कराया है, क्योंकि ये पहले भी ये सब चीज़ें करती आई हैं। तो हमने यही आग्रह किया है उनसे। बाकी हमने उनसे आग्रह किया है कि इस केस में किसी भी दबाव के बिना ये सुनवाई हो। यही बस यही हमारी, हमने मिलने के लिए या किसी भी तरह के फेवर्स हमें नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि जो चीज़ है, जो सच है, वो चीज़ सबके सामने आनी चाहिए। तो एक पत्नी का दर्द क्या है उनके पति के ना होने पे, ये तो जो भी महिला, जिसकी शादीशुदा महिला है, वो समझ सकेगी कि अगर 8 साल से आपका निर्दोष पति जेल में हो और उसके बारे में हम लोग तो आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया में बड़े हुए, तो हमें पता है कि कोई बात नहीं, गाली लिखी तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो जब ऐसी घटिया चीज़ें पढ़ती हैं पापा के बारे में लिखे हुए, तो कहीं ना कहीं टूट जाती है। हम उनसे फ़ोन ले लेते हैं, मम्मी मत देखिए, मम्मी मत सुनिए, ये सब बातें उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने पिता का हौसला बढ़ाने की कोशिश। उनका दुख तो अनपैरेलल्ड है, उनके साथ जो किया गया है वो तो उसकी सज़ा मैम अब सिर्फ भगवान दे सकता है, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही सीधी, बहुत ही भगवान में आस्था रखने वाली हैं, तो मुझे पक्का पता है कि वो भगवान देखेगा, उनके साथ जो गलत किया गया है वो भगवान उसका जवाब कहीं ना कहीं इन लोगों को देगा। चलिए ऐश्वर्या, आप एक लंबी लड़ाई पिछले 8 साल से लड़ रही हैं और अपने पिता को बचाने की, एक पक्ष आपका है, एक पक्ष दूसरा पक्ष है। उम्मीद है कि न्यायालय इस पर सही फैसला करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।